So, hey everyone, welcome to all entrance examination by the entrance preparation। आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आप लोगों को थंबनेल दिख रहा होगा कि मैंने थंबनेल क्या लगा रखा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत का संविधान पढ़ेंगे, ठीक है। और ये संविधान भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, संविधान से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, क्योंकि संविधान सबके लिए है और सबके लिए लागू होता है, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और सब कोई अच्छे से रेडी हो जाइए, एंथुसियास्टिक बन करके एकदम, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और अगर आप चीज़ों को समझ गए तो ये बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और देखिए, इस सेशन में मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ समझाऊंगी, ठीक है, मैं क्वेश्चन लेकर के नहीं आई हूँ। अगर क्वेश्चन चाहिए होगा आप लोगों को तो आप लोग बताइएगा, मैं मल्टीपल क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। और देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है और आप चीज़ों को जितनी अच्छी तरह से समझेंगे उतना अच्छा आपका होगा, ठीक है, उतने अच्छे आप डेवलप होंगे। एग्ज़ाम से ही रिलेटेड नहीं, आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखनी चाहिए, ठीक है, जो कि आप लोग को खुद को डेवलप करें, ठीक, ताकि आप लोग को भी अच्छा फील हो। तो सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे गवर्नमेंट का कितना पार्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट का हमारा कितना पार्ट है। तो देखिए, बहुत ही पुराने टाइम से ट्रेडिशनली देयर आर थ्री मेन ऑर्गन्स। मैं चीज़ों को इतने अच्छे से बना करके लाती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है। और सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। पास्टिमोनियस, निगार्ड, माइजर ये सब बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है और आप लोगों को लग रहा है कि हाँ, अच्छा कंटेंट है, इस कंटेंट से मुझे बेनिफिट होगा, इस कंटेंट से मुझे पढ़ाई में हेल्पफुल होगा, तो आप लोग बस एक लाइक कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट ला करके आप लोगों को दूँगी, ठीक है। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ना, हम लोग पहले बेसिक्स चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ना कॉन्स्टिट्यूशन को ही ना संविधान भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम लोग संविधान भी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, हम लोग पहले ऑर्गन्स देख लेते हैं, ऑर्गन्स क्या क्या है गवर्नमेंट का। तो देखिए, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऑर्गन्स क्या क्या है। ट्रेडिशनली देयर आर थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। हमारे भारत में पूरे पूरे पुराने साल से चल रहा है, पूरे पूरे 3 गवर्नमेंट हैं। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ठीक है ना, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं। तो लेजिस्लेचर है पहला, ठीक है, लेजिस्लेचर है, हुज फंक्शन इज टू मेक लॉ, अमेंड देम और रिपील देम। तो इसका मतलब क्या है। लेजिस्लेचर का काम होता है कि वो लॉ को बनाए, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट में लॉ को जैसे जो भी अन्य जो, जैसे कि हमारे जो अमित शाह जी हैं, ठीक है, जो होम मिनिस्टर है, ठीक है। तो उन्होंने अभी हाल ही में कुछ लॉ के बारे में बात किया, ठीक है। और जो हमारा आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, इन चीज़ों को चेंज करके बीएनएस ऐसे करके चीज़ों को चेंज करना चाहा, ठीक है। और चेंज करना चाहा क्या, जुलाई में हमारा ये चीज़ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ चेंज हो करके ये जो आईपीसी था हम लोग का, वो बीएनएस बन जाएगा, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, 2023। यहाँ पे 2023 क्यों लग रहा है, क्योंकि इसको पार्लियामेंट में विंटर सेशन पे, ठीक है, पार्लियामेंट में विंटर सेशन पे इसको सामने रखा गया कि आईपीसी को चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पुराने साल से चला आ रहा है और ये जब ब्रिटिश का शासन था तभी से ये सब चीज़ लागू हुआ है। और आप लोग को पता होगा कि 1860 ये सब चीज़ कितना पुराना हो गया, क्योंकि जबकि हमारा भारत जब हमारा भारत अलग हुआ था, जब हमारा भारत ब्रिटिश सबसे सेपरेट हुआ था,
तो वो उस समय से बहुत पहले 1860, आप लोग समझ रहे हैं। और सीआरपीसी देखिए, सीआरपीसी को हम लोग नए नाम से जानेंगे बीएनएस, बीएनएसएस, ठीक है। किस नाम से जानेंगे? बीएनएसएस, ठीक है, बीएनएसएस, ठीक है। और इसका पूरा नाम क्या होगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। एविडेंस एक्ट को हम लोग किस नाम से जानेंगे? बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, बीएसए, ठीक है, 2023। इन चीज़ों को आप लोगों को याद रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ देखिए, ओल्ड आईपीसी में कितने टोटल सेक्शंस थे? तो देयर आर 511 सेक्शंस इन द ओल्ड आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ठीक है। अब न्यू जो हमारा आ रहा है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, उसमें है 365 सेक्शंस, ठीक है। कुछ को डिक्रीज कर दिया गया है और कुछ को इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, ओल्ड सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजिंग कोड, ठीक है, तो उसमें 484 सेक्शंस थे। लेकिन अब न्यू जो आ रहा है सीआरपीसी, जो न्यू आ रहा है, जो कि जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें टोटल 533 सेक्शंस हैं, ठीक है, 533 सेक्शंस हैं, ठीक। वेट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। देखिए, देखिए आईपीसी में, आईपीसी में आईपीसी में टोटल सेक्शंस कितने थे? तो 511, ठीक है। अब कितने हो गए हैं? तो अब हो गए हैं 365। दैट इज द रियल। और ये कब से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है? तो दिस इम्प्लीमेंट कब से होगा? जुलाई से होगा, ठीक है। अब देखिए, सीआरपीसी, 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 ठीक है, सीआरपीसी। तो सीआरपीसी कितने थे? तो वो थे 484, ठीक है, ये पहले का था, ठीक है। अब न्यू में क्या आ रहा है? तो न्यू में आ रहा है 533। दैट इज आवर करेक्ट आंसर, ओके। चलिए, अब हम लोग इंडियंस एविडेंस एक्ट को देख लेते हैं। तो देखिए, एविडेंस एक्ट में क्या था? एविडेंस एक्ट में क्या था? पहले हमारा एविडेंस एक्ट था 167, ठीक है, और अब कितना हो गया? दैट इज़ 170। तो देखिए, अगर हम लोग इसमें से चीज़ों को देखें, तो चीज़ों को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो आईपीसी था वो 511 था, उसको बस डिक्रीज़ किया गया है। उसको कितना पे ला दिया गया है? 365 पे। और जो हमारा सीआरपीसी है उसको 484 की जगह उसको इंक्रीज़ करके 533 कर दिया गया है, ठीक है। और ओल्ड एविडेंस एक्ट कितने थे? तो 167 थे, तो इसको भी इंक्रीज़ करके 170 कर दिया गया है। तो चीज़ों को चेंज किया गया है क्योंकि अभी ज़रूरत थी चेंज की, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जब चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत हो तो हम कर सकते हैं, बस सारे लोगों की सहमत चाहिए होगी, ठीक है। एक ही लोग चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि गवर्नमेंट के टोटल 3 मेन ऑर्गन्स हैं, जिसका पहला नाम लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। तो एग्जीक्यूटिव का काम तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये अमेंड कर सकते हैं लॉ को, ठीक है, और उसको लॉ को बना सकते हैं, नए लॉ, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और एडमिनिस्टर लॉ करते हैं। और जुडिशरी का तो सबसे मेन काम होता है, ठीक है, जुडिशरी का सबसे मेन काम होता है। अगर देखिए, अगर लॉ अगर लग रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को बिल्कुल भी हटा सकती है, ठीक है, इतना तो पावर है, ठीक है। और जुडिशरी एक ऐसा सेपरेट अपना खुद का ये रखता है। और आप लोग को पता होगा कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जुडिशरी को
सेपरेट किया गया है, ठीक है, कि जुडिशरी के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। और जुडिशरी में कौन कौन आते हैं? तो जुडिशरी में हमारे आते हैं जजेस हो गए, ठीक है, हेड जजेस हो गए हैं, जूनियर जजेस हो गए, ये सब जजेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के। तो हुज फंक्शन इज टू इंटरप्रिटेट एंड एनफोर्स लॉ एंड टू एडमिनिस्टर जस्टिस। देखिए जुडिशरी का काम क्या होता है? जुडिशरी का काम होता है कि जस्टिस देना, जस्टिस देना। अगर मान लीजिए कि वो लॉ सही ही नहीं है तो ये लोग कैसे जस्टिस देंगे? उस लॉ को फिर ये लोग इंटरप्रिटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, उस लॉ को ये लोग चेंज भी कर सकते हैं, इतना पावर होता है इन लोग में। और एनफोर्स लॉ, ये लोग उस लॉ को अगर चाहें तो लाते हैं, अगर वो लॉ मतलब एग्जिस्ट नहीं करता तो नहीं लाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चीज़ें समझ में आ गई कि 3 चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट की। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है कि आप लोग अगर चाहो भी कि इसको आप लोग एक सेशन में कवर कर लो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ रियली नॉट पॉसिबल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इतना ब्रॉड है, इतना ज़्यादा मतलब लेंदी है। सबसे हाँ, आप लोग को पता होगा कि दुनिया का सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन अपना भारत का है, ठीक है, जिसको बनाने में पूरे 2 years 11 month 18 days लगे थे टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हैंड रिटन बाय किसका था? प्रेम बिहारी नारायण रजायदा, ठीक है, नाम याद रखिएगा। वैसे मैं इन सब चीज़ों को एक और सेशन में कवर कर दूंगी, जो कि इस सेशन में कवर नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हर चीज़ को कवर कर दूंगी। बस आप लोग ध्यान दे करके इस सेशन को देखिए और इस सेशन को समझिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या आखिर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक स्पेशल लीगल सेंसिटिविटी रखता है, ठीक है, विच सेट आउट द फ्रेमवर्क, और ये सेट करता है फ्रेमवर्क को, ये सेट करता है फ्रेमवर्क को, और ये सेट करता है प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और ये सेट किस चीज़ को करता है? प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट को सेट करता है, ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप लोग इसको लर्न कर सकते हो, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत बेस्ट है, जो कि मैंने इस डेफिनेशन में हर चीज़ों को कवर करने का कोशिश किया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री गिव्स एन आइडिया, ये देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया देता है अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। अभी मैंने क्या बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारा फंडामेंटल राइट्स भी आता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट नहीं कर सकता पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। अंडर विच इज पीपल आर टू बी गवर्न, जहाँ के पीपल यहाँ पे गवर्न रहते हैं, ठीक है। इट डिफाइन द रियल पावर ऑफ द मेन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, ये डिफाइन करता है पावर को जो कि हमारा मेन ऑर्गन है, ठीक है। डिमार्केट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी and regulates their relationship with each other and with the people, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखता है और रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है सबके साथ और पीपल्स के साथ, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे मेन, सुप्रीम एंड क्या बोला जाता है? फंडामेंटल लॉ। इट इज़ द सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड विच रिफ्लेक्ट्स पीपल फेथ एंड एस्पिरेंट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और अगर कोई दिक्कत होता भी है तो आप लोग कमेंट करके बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझसे कुछ स्किप हो जाता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बता दीजिएगा,
क्योंकि मैंने बोला ना कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी है कि आप अगर चाहोगे भी कवर करना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर कुछ स्किप होता है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अ लीगल डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब देखिए, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द व्हीकल ऑफ द नेशंस प्रोग्रेस। कॉन्स्टिट्यूशन एक एक जैसे कि गाड़ी होता है ना कि वो चलता है चलता है चलता है तो हम लोग जा कर के कहीं पे पहुंचते हैं, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हमारा एक तरह का व्हीकल है, सपोर्ट है। ठीक है, जो कि हमारे हर चीज़ों को राइट देता है, हर चीज़ों को क्लैरिफाई करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के ही वजह से आज हम लोग इतने फ्रीडम से, इतने अच्छे से रह पा रहे हैं हर चीज़ों को, क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर जी ने बड़ी ही खूबसूरती से इस चीज़ों को दर्शाया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और बड़ी ही खूबसूरती से हर चीज़ों को डिफ़ाइन किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द लीगल एंड सोशल डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लीगल एंड सोशल डॉक्यूमेंट है बस। ठीक है, सिर्फ डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसका इतना मान्य है कि अपना भारत सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलता है। It is the intended intended to serve the needs of the day when it was enacted, and also to meet the needs of the changing condition in new circumstances। देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होंगी, जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप लोग उस चीज़ों को इनएक्ट कर सकते हो, नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग उस चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी केप्ट यंग, एनर्जेटिक एंड अलाइव। ठीक है, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन थ्रो लाइट ऑन इट्स मीनिंग। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक एक अच्छे से जैसे हमारी लाइट्स होती है ना कि हमें रोशनी देती हैं, तो वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये चीज़ों को बोल रहा है कि आप लोग इन चीज़ों के हिसाब से चलिए, तो आप लोग डेवलप करिएगा, आप लोग अच्छे से ग्रो करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग क्या है इम्पॉर्टेंट फैक्ट के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट के अंदर मेनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही बारे में दिया हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ, कब इनैक्ट हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो किसको नहीं पता है कि फोर्स कब हुआ। लेकिन देखिए, बहुत से लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनफोर्स कब हुआ, इनैक्ट कब हुआ। तो फोर्स हुआ जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ उसको हम लोग बोलते हैं इनफोर्स हुआ। तो वो कब हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। ठीक है, और अडॉप्ट कब किया गया इस चीज़ को? तो 26 नवंबर 1949। एंड 2 महीने का लेट क्यों हुआ? क्योंकि जो पूर्ण स्वराज का आप लोगों को पता है, मैं इस पे भी एक बड़ा सा सेशन लेकर के आऊँगी। ठीक है, पूर्ण स्वराज जो लाहौर सेशन की, जो कि जवाहरलाल के अंडर थी। ठीक है, उनका जो एक वो 1930 में उनका एक कुछ हुआ था, आई मीन जो कि जिसके वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज़ों को बोल दिया था कि नहीं, ये डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। 1950 26 जनवरी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि 1930 में भी इस चीज़ को देखा गया था।
तो इस वजह से आप 2 महीना लेट हुआ। 26 नवंबर से लेके 26 जनवरी के बीच में 2 मंथ का लेट इसलिए हुआ। इस पे भी मैं बड़ा सा सेशन लेकर के आऊँगी, डोंट वरी। आप लोग इस चीज़ों को समझिए जो मैं अभी समझाने का कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अर्लियर इट वॉज अडॉप्टेड बाय दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका नाम क्या था आखिर। तो उसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। और इसमें टोटल मेंबरशिप कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो देयर आर 389 मेंबर्स, ओके, देयर आर 389 मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली, of which 296 were representative of British India and 93 represent the princely state, ठीक है। लेकिन फिर बाद में जाकर के इस कमेटी के टोटल मेन लोग, जो इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही जी थे, ठीक है। और मैंने बोला ना कि मैं इस पे एक सेशन लेते आऊँगी, ठीक है। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था वो किसके मन में आया था सबसे पहले? तो इन 1934 एम एन रॉय नाम के जो व्यक्ति थे, इन 1934 एम एन रॉय प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने प्रपोज किया इस आइडिया को कि हम लोग इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम देते हैं। द डिमांड वॉज टेकन अप बाय द कांग्रेस पार्टी इन 1935। और इस चीज़ को कांग्रेस पार्टी ने कब लिया? में ऑफिशियली डिमांड के थ्रू, ठीक है। और ये एम एन रॉय जो थे वो इंडिया के कम्युनिस्ट मूवमेंट थे, ठीक है, संस्थापक थे और रेडिकल डेमोक्रेटिज्म थे, समर्थक थे, ठीक है। और कुछ चीज़ें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो देखिए इसके बाद 1935 में औपचारिक तौर पर भारतीय नेशनल कांग्रेस द्वारा भारत की संविधान की रचना के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गठन की मांग रखी गई, ठीक है। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पेश किया। किसको पेश किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी मैं इस चीज़ को भी आप लोग को बताऊंगी, मैंने आगे रखा हुआ है, ठीक है, कि कौन कौन सा डेट इम्पॉर्टेंट है, को पेश किया, ठीक है। और इसने भी भारतीयों को निराश ही किया। हालांकि 1935 का ये अधिनियम अंत में जाकर भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण सोर्स बना, ठीक है। इसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से घोषित किया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया शुड बी मेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, ठीक है, विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। समझे? इनिशियली द ब्रिटिश ऑफिशियल अपोज द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और देखिए अब क्या हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध प्रकोप और ब्रिटिश में नई सरकार की गठन के साथ परिस्थितियां बदली और अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा इस मांग को 1940 में स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। अभी इतना जानिए, फिर मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो ये देखिए 26 नवंबर 1949, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए क्योंकि ना एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछता है कि इन्फोर्स कब किया गया, इनएक्ट कब किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, 2 मंथ का ब्रेक क्यों लगा, 2 मंथ का लेट क्यों हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे, कितने स्केड्यूल थे, कितने पार्ट्स थे। तो ओरिजिनली इट हैड 395 आर्टिकल, ठीक है। ओरिजिनली इट हैड 395 आर्टिकल, 450 एट प्रेजेंट and 8 schedules, 12 at present and 22 parts, 25 at present,
मैंने क्या बोला कि पहले 395 आर्टिकल्स थे, अभी अभी वर्तमान में 450 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और 22 पार्ट्स पहले थे, अब हो चुके हैं 25 पार्ट्स। पहले थे 8 स्केड्यूल, अब हो चुके हैं 12 स्केड्यूल, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अडॉप्ट कब किया गया, इस डेट को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। इस डेट को अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। और इन एक्ट कब किया गया, तो इन एक्ट किया गया 26 जनवरी 1950, ठीक है। चलिए, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये प्रीएम्बल डिक्लेयर करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। इस पे भी मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगी। प्रीएम्बल से भी बहुत सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं, जो कि केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को बोला था कि सुप्रीम कोर्ट में, पहले तो वो केरला का केस था, ठीक है। और जबकि ये प्रियम्बल का बात था, जबकि ये जुडिशरी के पार्ट का बात था, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसीलिए ये केस को रेफ़र कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब रेफ़र किया गया इस केस को, तो हाँ, बाद में बहुत लेंदी केस चला ये। भारत का सबसे लेंदी केस जो था वो था केशव नंदा भारती केस, ठीक है। और इस केस का जब मतलब पूरा जब फैक्ट निकला, जब पूरा इसको अमेंड किया गया, जब पूरा इसको समझा गया इस केस को, तब बाद में जाकर के इस चीज़ को अपनाया गया कि प्रियम्बल ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कुछ और केसेस भी हैं जिसमें ये घोषित किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रियम्बल नहीं है, लेकिन प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये इस चीज़ को अपना लिया गया किस चीज़ में, प्रियम्बल के अंदर। सॉरी, केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस चीज़ को अपना लिया गया, ठीक है। 1973 इस डेट को याद रखिएगा, जब केशव नंदा भारती केस का महत्वपूर्ण डेट है, ठीक है। चलिए, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दिस इज द five main words of the preamble. That is the 5 main words of the preamble, which is, देखिए, सॉवरेन और सोशलिस्ट कब आया था, that is the 1976 were added सॉवरेन, सोशलिस्ट। आगे समझेंगे हम लोग, मैंने आगे रखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हम लोग थोड़ा। चलिए, देखिए, स्टैंड्स हम लोग समझ लेते हैं, स्टैंड्स थोड़ा सा, ठीक है। स्टैंड्स को समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, अभी मैंने बताया ना 1976 में आया सोशलिस्ट और सेकुलर, तो देखिए अभी समझ लेते हैं हम लोग कि क्या होता है। तो देखिए, द टर्म सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेयर एडेड इन 1976। सोशलिस्ट और सेकुलर को कब लाया गया, तो ऐड किया गया 1976 में। सॉवरेन का क्या मतलब है, तो सॉवरेन का मतलब है इम्प्लाइज द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी इन गवर्नेंस। सॉवरेन का मतलब है कि जब कभी एक्सटर्नल अथॉरिटी एब्सेंस हुई, तो सॉवरेन मतलब एक साथ, ठीक है, ठीक है। डेमोक्रेटिक को समझ लेते हैं, मीन्स द गवर्नमेंट वुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक कैसे बनता है, गवर्नमेंट कैसे बनता है, गवर्नमेंट बनता है पीपल के थ्रू। अगर पीपल ही चाहेंगे तो ही ना वो सरकार आएगी, बिना लोग के चाहे कोई सरकार आ सकती है, बोला, कभी भी नहीं। रिपब्लिक implies that the head of the state president is to be elected, not inherited. रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक बोले तो वही इलेक्शन का मतलब, ठीक है। आगे भी हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, मैंने और अच्छे से समझाया है, तो अभी आगे चलते हैं। देखिए,
अभी तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया ही कि अडॉप्ट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो दिस इज द 26 नवंबर 1949। द डे वाज 26 नवंबर 1949। व्हाट इज द डे, बताइए। तो 26 नवंबर इज, क्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और कैम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। with adoption with these with its adoption the Union of India became the modern and contemporary Republic of India, ठीक है। जब इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है, जब इसको अडॉप्ट किया गया तब उसके बाद हमारा इंडिया रिपब्लिक बना, ठीक है, मॉडर्न बना, रिप्लेसिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये रिप्लेस कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एट एज द कंट्रीज फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट। किस चीज़ के थ्रू? फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट के थ्रू, ठीक है। आगे चलते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। अभी मैंने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है। इट वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? तो उस असेंबली का नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके हेड थे B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि कब अडॉप्ट किया गया, और कैम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। और इसको कैम इनटू इफेक्ट कब किया गया? देखिए क्या बोलता है, एक तो आपको इन्फोर्स बोलेगा, ठीक है, और एक आपको इफेक्ट बोलेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब ये होता है कि हमारा जो संविधान है वो लागू कब हुआ, तो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, ठीक है। द डेट of 26th January was chosen the पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन ऑफ 1930। मैंने अभी आप लोगों को बताया पीछे कि ये जो डेट था 26 जनवरी, इस डेट को चूज़ कब किया गया था? तो ये डेट को चूज़ ही किया गया था 1930 में, जब पूर्ण स्वराज का डिक्लेयर्ड हुआ तभी इस डेट को चूज़ कर लिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रियम्बल पे। प्रियम्बल होता क्या है, प्रियम्बल आया कहाँ से, हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रियम्बल बेसिक्स पहले जान लेते हैं प्रियम्बल के बारे में। तो प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल का सबसे मेन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत के नागरिक हैं। having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, ठीक है। क्या कहता है हमारा प्रियम्बल? कि ये हम भारत के नागरिक हैं जिन्हें अधिकार है सॉवरजिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, ठीक है। तो जस्टिस, वेट, ये कुछ इम्पॉर्टेंट है जिसको आप लोगों को समझना है। जस्टिस में तीन प्रकार आता है, सोशल आता है, इकोनॉमिक आता है और पॉलिटिकल आता है, ठीक है। ये जो मैं चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे नहीं करती हूँ क्योंकि ये फिर पूरा ख़राब हो जाएगा। तो लिबर्टी किस किस चीज़ का है?
तो लिबर्टी है थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का एंड वर्शिप का। हमें अधिकार है सोचने का, अपने व्यू को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एंड टू प्रमोट देम अमोंग देम ऑल। हमें इक्वालिटी किस किस चीज़ की है? अपने स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की एंड बहुत सी चीज़ें हैं। Fraternity as during the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। देखिए इसमें आप लोगों को समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अपने स्क्रीनशॉट ले लिया अगर अच्छी बात है, अगर नहीं लिए हैं तो आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, एवरीडे का PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए फ्रैटर्निटी समझे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिस इज द इम्पोर्टेंट, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली these 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give into ourselves this constitution। This is the main line of the preamble, okay, this is the main line of the preamble, okay। आगे चलते हैं, हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं। देखिए मैंने बताया अभी आप लोगों को कि मैं डेट लिख के लाई हूँ, तो इसको ना प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया था इस डेट्स को? तो इस डेट्स को प्रेजेंट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। जब हमारे भारत के नागरिक इससे सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि हमारे भारत के नागरिक को इसमें शामिल ही नहीं किया जा रहा था, तो इसमें भारत के नागरिक कैसे अपने आप को बताएंगे कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, सब तो ब्रिटिश अपने अकॉर्डिंग लेकर के आएगा। तो इस चीज़ को हटा दिया गया, इस चीज़ को नहीं माना गया, लेकिन ये डेट्स इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो ब्रिटिश के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन लाने के लिए जो डेट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। एंड तब जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935, जिसको हमारे भारतीय ने अपना लिया, क्योंकि उन्हें पता था। और अब देखिए बाद में जाकर ब्रिटिश सरकार ने लास्ट में जाकर सिलेंडर कर दिया, कह दिया कि जब सरकार बदली ब्रिटिश सरकार की, तो जब वो नई सरकार आई तो नई सरकार ने ये घोषणा कर दिया कि ठीक है, हमें भारत से कोई ये नहीं है, भारत जैसे चाहे वैसे करे और जो अपना चाहे वैसे कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इस चीज़ को लाया किसके गया था, इस चीज़ को लाया किसके थ्रू गया था? तो ये चीज़ लाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे देखिए, तो इसमें बताया गया है कि प्रियम्बल को ड्राफ्ट किसने किया था और प्रियम्बल का नाम क्या था। तो देखिए प्रियम्बल का नाम था ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था इसको प्रपोज्ड। और रिप्रेजेंट कब किया गया था इस ड्राफ्ट को? तो इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने कब ड्राफ्ट किया था? ड्राफ्ट तो कर ही लिया था, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किया गया था 13th of December 1946। This day was also important. So you have to note down these types of date which are most important। चलिए, drafted adopted by the Constituent Assembly on 22nd Jan 1947।
दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट डेट। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मतलब कहाँ से प्रियम्बल आया, कौन लाया इसको, इसको ड्राफ्ट कौन किया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया, बाकी मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना आप लोग डेट को याद रखिएगा। ठीक है, कि इसको ड्राफ्ट किया गया था इतने डेट को, 13 दिसंबर 1946 को। और इसका ड्राफ्टेड का जो नेम था वो था ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। और इसको प्रपोज कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रपोज किया था प्रियम्बल को। ठीक है, प्रियम्बल को किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रपोज किया था। ठीक है, और देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हम लोग क्यों बोलते हैं प्रियम्बल में, और ये क्यों हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये दर्शाता है हमारे सोर्स और पावर को। ये क्या दर्शाता है? हमारे पावर को दर्शाता है और हमारे सोर्स को दर्शाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रियम्बल देख लेते हैं, इसमें आप लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रियम्बल में मेनली देखिए बिहाफ ऑफ द पीपल। ठीक है, उसके बाद बिहाफ ऑफ द पीपल से क्या आता है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ से आया? तो ये आया कॉन्स्टिट्यूशन से। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने गलत बोला। बिहाफ ऑफ द पीपल से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही कॉन्स्टिट्यूशन का घोषित हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का आगमन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रियम्बल, प्रियम्बल का हम लोग कुछ कुछ और भी जान लेते हैं, जो कि नेचर है। ठीक है, नेचर है, प्रियम्बल का नेचर है, प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव्स है, और प्रियम्बल को अडॉप्ट और कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, सो देखिए, यहाँ पे नेचर्स को पहले हम लोग समझ लेते हैं, नेचर में क्या क्या आता है। तो अभी मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया कि नेचर टोटल 5 है। तो क्या क्या है? सॉवरजीन है, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर एंड सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या आता है? तो देखिए, ऑब्जेक्टिव अभी मैंने फिर से बताया। देखिए, सोशलिस्ट और सेकुलर तो आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया था, 1976 में ऐड किया गया था। ठीक है, और देखिए, और अभी मैंने तो आपको बखूबी से समझा दिया कि सोवरजिन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड रिपब्लिक को हम लोग क्यों बोलते हैं, हम लोग इस चीज़ को कहाँ से इंस्पायर्ड होकर लाए हैं। ठीक है, तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में हमारा आ जाता है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस अभी मैंने बताया कि 3 चीज़ें होती हैं जस्टिस में। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और इक्वालिटी भी वैसे ही होता है, हमें इक्वालिटी है हर चीज़ का, हमें लिबर्टी भी है, हमें फ्रेटर्निटी भी है। तो बस यही ऑब्जेक्टिव्स है हमारे प्रियम्बल का, कि सारे पीपल एक समान है, सारे लोग एक समान है। तो इसको अडॉप्टेड और कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 26 नवंबर 1949। दिस डे वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखिए, आगे देख लेते हैं हम लोग। और तो देखिए, अभी अरे मैंने तो अब भी बता रखा है, मैंने सोचा मैंने पहले बता दिया, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताती हूँ। तो देखिए, सोवर्जिन हम लोग क्यों प्रियम्बल में लाए, क्यों हम लोग बोलते हैं? तो सोवर्जिन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिपेंडेंट कंट्री। हम लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। ठीक है, हमारा भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। एवरी मैटर सॉल्व इन एक्सटर्नल, इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल मैंने बोला गलती से, इंटरनल। मतलब इसका मतलब ये है कि हम लोग सारे जितने भी विवाद हैं, जितने भी जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हमारा भारत फेस कर रहा है, सॉवर्जिन का मतलब ये है कि हम लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे हर चीज़ों को। नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। क्या बोल रहा है? नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। हमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो, तो वैसे ही हमारा भारत बोलता है कि हमें किसी भी देश को इंटरफेयर करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी देश को हमारे भारत में इंटरफेयर करने का ज़रूरत नहीं है। आगे चलते, चीज़ों को तो समझ आ गया होगा। तो देखिए, सोशलिस्ट अब कहाँ से आया? अब सोशलिस्ट को समझते हैं। तो मेनली ना सोशलिस्ट आया हुआ है कहाँ से? तो मेनली सोशलिस्ट आया हुआ है हमारा 42nd अमेंडमेंट के थ्रू।
कहाँ से आया हुआ है? 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। और कब आया हुआ है? डेट अभी मैंने बताया 1976। 1976 के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया था। सोशलिस्ट क्यों आया? क्यों आया? तो ये महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी से इंस्पायर्ड होकर के आया है। उनके फिलॉसफी को देख करके तब इसको इंसर्ट किया गया है हमारे प्रियम्बल में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर स्टेट। हम एक स्वतंत्र भारत हैं, ठीक है, वेलफेयर स्टेट। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट देखिए क्या आता है। मैंने अभी बताया ना कि हर चीज़ सीरीज वाइज चल रहा है इसमें। तो देखिए सीरीज वाइज याद रखिएगा, सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, उसके बाद रिपब्लिक आता है, ठीक है। तो देखिए अब थर्ड में हम लोग पढ़ लेते हैं सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है? स्टेट हैज़ नो रिलीजन। हम किसी को रिलीजन वाइज नहीं बांट सकते। हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि तुम इस कास्ट के हो तो तुम यहाँ पे मत आओ, तुम इस कास्ट के हो तो तुम वहाँ पे मत जाओ। सेकुलर का मतलब होता है कि हमारे भारत में ना पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। ये देखिए लिखा भी हुआ है, इंडिया हैज़ पॉजिटिव सेकुलरिज्म। हर चीज़ को अच्छे से बारीकी से हर चीज़ को दर्शाना। और भारत में तो सारे जनजाति सारे कास्ट के लोग रहते हैं। किसी को भी ऐसा नहीं फील होने दिया जाता है कि ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है। भले हमारे भारत में ये है कि नीचे कास्ट वाले को ही ज़्यादा ही मतलब कि उनको ये दिया जाता है, ठीक है। और इसको इंसर्ट कब किया गया था? तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो देखिए ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। और फिर ये देखते हैं फ्रीडम। फ्रीडम हमें किस किस चीज़ का है? तो देखिए फ्रीडम हमें है प्रैक्टिस का, प्रोफेस का, प्रोपोगेट का, ठीक है। हमें देखिए सेकुलर क्यों लाया गया? तो सेकुलर स्टेट हैज़ नो, मैं तो इन्हें ये बता दिया आपको। इंसर्ट 42nd अमेंडमेंट से, जो कि सेकुलर और सोशलिस्ट आया हुआ है 1976 के अंडर, ठीक है, 1976 के अंडर आया हुआ है। और फ्रीडम है हमें प्रैक्टिस का, प्रोफेस का और प्रोपेगेट का। मतलब कि हम किसी भी प्रोफेशन में जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें प्रोफेस करने का राइट है, हमें प्रोपोगेट करने का राइट है। सेकुलर हमें ये बताता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ में आता है हमारा, क्या आता है हमारा? डेमोक्रेसी। तो डेमो किस चीज़ को दर्शाता है? तो डेमो दर्शाता है बहुत सारे लोग। और क्रेसी किस चीज़ को दर्शाता है? क्रेसी दर्शाता है गवर्नमेंट। क्रेसी दर्शाता है गवर्नमेंट को। क्रेसी किस चीज़ को दर्शाता है? गवर्नमेंट को दर्शाता है, ठीक है। देखिए और डेमो बहुत से लोग के लिए बोला जाता है, बहुत से लोग के लिए, ठीक है। तो द गवर्नमेंट विल बी द फॉर्म्ड बाय द पीपल। अभी मैंने बताया ना डेमो का मतलब लोग होता है। तो गवर्नमेंट किससे बनती है? तो गवर्नमेंट बनती है पीपल से बनती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी कितने टाइप का है? तो डेमोक्रेसी है टोटल 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि पहला है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। तो देखिए डायरेक्ट तो नहीं, डायरेक्ट हमारे यहाँ नहीं चलता है भारत में। हमारे यहाँ है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इंडिया का है, इनडायरेक्ट इंडिया का है, ठीक है। इंडिया का इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट क्या दर्शाता है? तो इन इंडिया वी हैव इनडायरेक्ट, ये तो पता चल गया। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेसी को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब दूसरा आता है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक आता है, तो रिपब्लिक में हम देख लेते हैं रिपब्लिक में उसमें क्या क्या है। तो रिपब्लिक में है मेनली, ठीक है, ये देखिए रिपब्लिक अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रिपब्लिक रियल हेड जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, खुद नहीं बन सकते। प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं बन सकते। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट खुद नहीं बन सकते। हेड ऑफ द स्टेट खुद नहीं बन सकते। इन लोगों को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इन लोगों को इलेक्ट किया जाता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा हुआ है,
इन लोगों को इलेक्ट किया जाता है। किसके थ्रू? मनुष्य बोल रहे होता है, लोग के थ्रू, ठीक है, लोगों के थ्रू इन लोगों को इलेक्ट किया जाता है। सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि ये खुद कोई चीज़ नहीं बन सकते, ठीक है, खुद नहीं बन सकते। पहले लोगों के लिए कुछ करिए, फिर लोग आपसे खुश होंगे, फिर लोग आपको उस पद पे ले जाएंगे। नॉट नॉमिनेटेड बाय द हेरिडिटी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, समझ लीजिए इन चीज़ों को, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए, टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। अब तो कुछ नहीं है, अब बताने लायक वैसा कुछ भी नहीं है, तो अब सेशन को एंड करती हूँ मैं, क्योंकि सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा चल गया। और मैंने बोला ना, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लेंदी है, इसको एक सेशन में कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं फिर नेक्स्ट सेशन लेकर के आऊँ, ठीक है। आज आई एम सो सॉरी, मैं डेली करंट अफेयर्स का क्लास नहीं ला पाई, क्योंकि मैं इसी सेशन को कर रही थी, ठीक है। और अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और मुझसे कोई गलती हुई तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग मुझे बता सकते हो। और आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से पीडीएफ को ले लेना, डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस सेशन। और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोग डेली जुड़ सकें। और इस चैनल पे आपको करेंट अफेयर्स ही नहीं, आप लोगों के यहाँ पे बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे हर तरह का क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, और कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।